हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लूसेंट सामान्य अध्ययन को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी का ये टॉपिक कवर किया जा रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत अभी देखा जाए तो इसको अभी 2 पार्ट इसके कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसमें भारतीय संविधान के इतिहास से लेके आपका जितना भी विशेषताएं, परिभाषाएं और किस तरीके से संविधान का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग, कितनी अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने कहाँ से विदेशी स्रोत क्या है, तो इनके संदर्भ में संविधान सभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंस था वो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कवर किया। पार्ट सेकंड के अंतर्गत आपका कवर किया गया है, इसमें अनुच्छेद 1 से लगा के आपका अनुच्छेद में 51A तक, मतलब कि मौलिक कर्तव्य तक, भारतीय राज्यों के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से मौलिक कर्तव्यों तक इन अनुच्छेदों को कवर किया गया है। तो आपके आर्टिकल 1 से 51 तक सेकंड पार्ट में कवर किए गए। अब आता है हमारा भाग 5 और भाग 6 के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे, और भी जितने 1 घंटे के अंतर्गत टॉपिक हो जाएंगे उनको कवर किया जाएगा। तो भाग 1 के जो भाग 5 आता है उसमें आपकी संघीय कार्यपालिका आती है, जो कि अनुच्छेद 53 से, मतलब कि अनुच्छेद 53 से 152 तक ये आते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत सबसे पहले संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे भाग 5 के अंतर्गत, फिर आपकी राज्य की जो कार्यपालिका है भाग 6 के अंतर्गत उसको पढ़ा जाएगा। तो इसमें संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति में यह निहित होती है शक्ति, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। इसमें भारत की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब आता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कि अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक कहलाता है, और राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने की योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये राष्ट्रपति के लिए योग्यता होती है। और इसमें नोट के संदर्भ में देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ के पद का नहीं माना जाएगा। तो लाभ के पद के संदर्भ में आपको ये पहले से उल्लेख कर दिया गया है कि इसमें यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं होगा, लेकिन और अन्य जो भी लाभ के पद होंगे उनसे वह लाभ के पद धारण ना करता हो तब वह राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जो कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। और यह नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन अवैध घोषित होने और उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है, और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा, वो भी अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। और अनुच्छेद 77 का क्लॉज क्या कहता है, इसके अनुसार भारत सरकार समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी। और अनुच्छेद 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के लिए आवंटन के नियम बनाएगा, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, जो कि भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जिनका समयकाल 1950 से 1962 तक रहा। फिर आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो इसके बाद डॉक्टर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल से, आर वेंकट रमन, आर शंकर दयाल शर्मा,
KR नारायण। फिर आते हैं आपके 11वें नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू, जो कि 25/7/2022 को पद ग्रहण की थी और वर्तमान में भी यही पद पर बनी हुई हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली यह पहली राष्ट्रपति है जो उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। और बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, और BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद पर बने रहे। तो इसके अंतर्गत आते हैं जो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। अब आता है कि राष्ट्रपति की निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। तो ये कौन कौन सी दशाएं होती हैं जब राष्ट्रपति पद त्याग कर सकते हैं? पहली तो आती है कि वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के द्वारा उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देखा, जो अनुच्छेद 56 के क्लॉज 2 के अंतर्गत आएगी। दूसरा आ गया महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कि महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो कि अनुच्छेद 61 के क्लॉज 1 में उल्लेखित है और वह संविधान का अतिक्रमण है। फिर आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए और जिस पर वह उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तो संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है तो वह 2/3 सदस्यों से पारित कर देने के प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, और जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हो गई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 62 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आएगा। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न हो जाने पर, इसलिए वह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा, जो कि अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज गा के अंतर्गत आता है। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। तो ये विभिन्न स्थितियां राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के संदर्भ में होती हैं। अब आता है कि अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में, जो कि अनुच्छेद 70 के अंतर्गत आता है, जिसमें जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा ही उपबंध कर सकती है, और इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी को पारित किया और यह उपबंधित किया कि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्च न्यायालय का यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उसके नहीं रहने पर उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। अब आता है कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं और राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है और राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपये प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। अब आता है राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। नियुक्ति संबंधी अधिकार की बात की जाए तो राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला तो आता है भारत का प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, तीसरा आता है सर्वोच्च उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चौथे आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 5 में आते हैं राज्यों के राज्यपाल, फिर आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाता है, मतलब कि इनकी सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब आती है इसकी विधायी शक्तियों के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसमें विधायी शक्ति इनको निम्न तरीके से प्राप्त है, जैसे कि संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। दूसरा आता है कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप में दोनों सदनों को अभिभाषण करने की शक्ति होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। और संसद द्वारा पारित विधेयक में राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है और संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। अभी कौन कौन से विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? जिसमें पहला विधेयक आता है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। दूसरा आता है धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है। तीसरा आता है संचित निधि में व्यय करने वाली विधेयक जो कि अनुच्छेद 117 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है ऐसे कराधान पर कर जिसे राज्य हित से जुड़े हो प्रभाव डालने वाले विधेयक हो। और पांचवा आता है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। छठा आता है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों ने कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं, जो कि अनुच्छेद 113 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। अब आता है संसद सदस्यों के मनोनयन के अधिकार के संदर्भ में बात की जाए तो राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी कि जिसमें 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा समाज कार्यों में पर्याप्त अनुभव या दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 83 के क्लॉज 80 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत आती है। अब आती है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकती जब संसद के दोनों सत्र में होते हों और राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। अब आती है सैनिक शक्ति के बारे में बात की जाए तो यह सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति होती है, जो कि राष्ट्रपति में सन्निहित है और इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति जो कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत के विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति के अनुमोदन करता है। अब आती है क्षमादान की शक्ति के बारे में कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन करने, परिहार करने और लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। क्षमा में दंड या बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का परिहार करना। प्रतिलंबन में किसी दंड विशेषकर मृत्युदंड को रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना इसके अंतर्गत आता है। नोट के तौर पर देखा जाए तो जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं होती है। तो क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में सिर्फ एक याचिका दायर होगी और अगर वो याचिका एक्सेप्टेड हो जाती है तो ठीक है, अगर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो दोबारा ये याचिका दायर नहीं होगी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं। पहला तो आता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है। दूसरा आता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 में अर्थात राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है, जिसकी अधिकतम अवधि या न्यूनतम अवधि 2 माह तक की होती है।
राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वही है परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब आती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जो कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, और जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत इन 3 विकल्पों की बात की गई है, जिसमें पहला विकल्प आता है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि संसद का इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वीटो को एक लैटिन शब्द में बोला जाए तो इसका अर्थ होता है रोकना, और भारत के राष्ट्रपति में 3 तरीके की वीटो की शक्ति निर्धारित है, जिसमें आत्यंतिक वीटो आपका जो है वह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी राय सुरक्षित रख सकता है। निलंबनकारी वीटो, जो कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकती है। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जो कि विधायिका द्वारा पारित कोई निर्णय नहीं करना, इसके अंतर्गत आता है। आत्यंतिक वीटो के अंतर्गत आता है कि इसका संबंध राष्ट्रपति उस शक्ति से करता है जिससे वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, और यह विधेयक इस प्रकार से समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो जो है निम्न 2 स्थितियों या मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति तो तब आती है जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में हो, जहां पर संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो प्रस्तुत विधेयक हो। दूसरा आता है कि सरकारी विधेयक के संदर्भ में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, यानी कि जब विधेयक पारित हो गया हो या राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तो इस स्थिति में ये तरीके के वीटो की स्थितियाँ होती हैं। अब आता है नेक्स्ट निलंबनकारी वीटो, जो कि राष्ट्रपति को इस वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। इस स्थिति में यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। साथ ही इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति को या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, और राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में अपनी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अब आता है जेबी वीटो के मामले में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग करता है, और अनुच्छेद 111 में केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है और वो तो विधेयक जो उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा, तो जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, और 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया हुआ था। नोट के तौर पर देखा जाए तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है, लेकिन 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। अब आता है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के बारे में कि राज्य विधायिकाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियाँ। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ हो तो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, और जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ अपनी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो वह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, दूसरा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तीसरा वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, और चौथा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ राज्य विधायिका को ये शक्तियाँ राज्यपाल के दी गई हैं।
अब जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के अंतर्गत 3 विकल्प होते हैं। पहला तो एक होता है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है, दूसरा होता है कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, तीसरा होता है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं। इसका अर्थ होता है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती और इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति हुए और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो इनके संदर्भ में राष्ट्रपतियों के संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। योग्यता के बारे में बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ पद पर न हो, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया, वो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में, जो कि अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। संसद के दोनों सदनों में बढ़ने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने की पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि, जो कि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर लेगा है, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, जो कि अनुच्छेद 67 का क्लॉज का के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा जो अपने पद से हटाया जा सकेगा, उसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों की बहुमत पारित न किया है जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो, जो कि 67 के क्लॉज खा के अंतर्गत आती है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, जो अनुच्छेद 67 के गा के अंतर्गत आता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है और निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। अब आते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर आते हैं जाकिर हुसैन, उसके बाद बीबी गिरी, फिर आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णकांत, भैरों से शेखावत, हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़ हैं, जो कि वर्तमान में 11 अगस्त 2022 को पदभार ग्रहण किए थे और वर्तमान में भी यही हैं। उपराष्ट्रपति बनने वाले पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो रहे थे वह सोवियत संघ के राजदूत रहे थे।
अब आता है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, जो कि अनुच्छेद 65 के अंतर्गत है, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। नोट के तौर पर देखा जाए कि जिस कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन एवं भत्तों का हकदार नहीं होगा। अब आता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में, जो कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत 74 और 75 के अंतर्गत दिया गया। अनुच्छेद 74 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, यानी कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कहा गया। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 कहता है कि जिसमें अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, और अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ दिलानी होती है, यानी लेनी होती है, और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, और यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, तो यह नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा, जो कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अंतर्गत दिया गया। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आते हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मार्च 1964 तक रहे। इनका ये कार्यकाल सर्वाधिक रहा। फिर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, इसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, SD देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। फिर मनमोहन सिंह का समयकाल आता है। फिर नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मार्च 2014 को पहले कार्यकाल में पद ग्रहण किए थे, फिर वो दूसरे कार्यकाल में 2019 में भी रहे और अभी 2024 में भी बनाए गए। सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। और ये जो आपके आते हैं मोरारजी देसाई जो हैं वह आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री रहे हैं। फिर आते हैं इसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह जो लोकसभा का सामना करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। और फिर इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने के वाले प्रथम प्रधानमंत्री रहे। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा इनका। और ये फिर आते हैं इसके बाद आपके HD देवगौड़ा, जो कि पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य रहे। तो इनके संदर्भ में ये प्रमुख पॉइंट आते हैं। अब आता है 3 प्रधानमंत्रियों, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है वह पद के रहते हुए हुई, मतलब कि पदावधि के दौरान हुई। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए थे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब आता है मंत्री के बारे में बात की जाए तो यह 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और वह राष्ट्रपति को संसद का सत्राहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है, जो कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत है। और प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब आता है कि प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने और राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है अतः प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य कोई भी कार्य नहीं करता है तो अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से संबंधित मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाती है, शून्यता की दृष्टि से उत्पन्न होती है। अब आता है प्रधानमंत्रियों के बारे में। सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो कि 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक रहा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति थी जो अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका मात्र कार्यकाल 13 दिन का रहा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। और सबसे लंबी अवधि एक ही विभाग पर कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर रही हैं। अब आता है मंत्रिमंडल सचिवालय के बारे में कि यह भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों की कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों में सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और मंत्रालयों के वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। अब आता है संघीय संसद के बारे में, जो कि भारत की संसद के संदर्भ में बात की जाए तो यह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अब राज्यसभा के संदर्भ में आता है, जो कि एक उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 होती है, जिसमें राज्यसभा के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत दिया गया। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेविका या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त हो। और शेष 233 सदस्य जो होते हैं वह यह संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया। राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को अनुच्छेद 89 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यथाशीघ्र अपने सदस्य को अपनी सभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना सभापति चुनेगी। इसके अंतर्गत आता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18, बिहार से 16, पश्चिम बंगाल से 16, कर्नाटक से 12, आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11, गुजरात से 11, उड़ीसा से 10 आती हैं, राजस्थान से 10, केरल से 9, पंजाब से 7, असम से 7 हैं। फिर आता है तेलंगाना, जहाँ पर 7 आते हैं, झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, नागालैंड में 1, मिजोरम में 1, मेघालय में 1, मणिपुर में 1, फिर त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 1 आती हैं। संघीय क्षेत्र में जिनमें जम्मू कश्मीर में 4 हैं, दिल्ली में 3 हैं और पुदुचेरी में 1 हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री S.B. कृष्णमूर्ति राव रहे हैं। अब आता है कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाए जाने के संदर्भ में अनुच्छेद 90 क्या कहता है। अनुच्छेद 90 के अंतर्गत आता है कि उपराष्ट्रपति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग कर सकेगा और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। फिर आता है कि
जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा, जो कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और संसद उस विषय पर अस्थायी कानून बना सकती है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं होता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है कि राज्यसभा के सदस्य जो कि प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी बनाई गई थी तब उस टाइम पे वह पहले जब कार्यकाल था उस टाइम पे वह राज्यसभा की सदस्य थी, जो 1966 से 67 तक रही। HD देवगौड़ा जो रहे 1996 से 97, IK गुजराल भी 97 से 98 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2004 से 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर रहे और इन्होंने राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अब आता है कि संसद भवन के बारे में, जो कि एक वृत्ताकार भवन होता है और इसकी डिजाइन आर्टिस्ट सर एडविन लुटियन यानी कि पहला वाला जो भवन बनाया गया था उसके बारे में बताया है। और इसमें सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में इसे तैयार किया था और इस संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई हुई थी और संरचना की बाहरी फर्दी 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों से टिकी हुई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि धन विधेयक के मामले में, जो कि अनुच्छेद 109 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है, उनमें जानते हैं कि दया अनुच्छेद क्या कहता है। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में धन विधेयक कोई विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाएगा और राज्यसभा धन विधेयक को ना अस्वीकार कर सकती है ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करती है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है कि मैं देखते हैं किन किन राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का नहीं है। इसमें आपके आते हैं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप आता है। अब आता है लोकसभा की संरचना के बारे में, जो कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जो कि अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई और अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 और इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से और 20 सदस्य होते हैं संघीय क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या 543 है, जिन्हें 524 सदस्य होते हैं और 28 राज्यों से और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे वह रिचर्ड निक्सन, जो कि 1969 में, और जॉर्ज W. बुश 2006 में आए थे। अब आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2020 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तो 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत है। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा बैक्स मताधिकार के आधार पर होता है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु के प्रति व्यक्ति को वैक्स माना गया है। कुछ सामान्य जानकारी के तौर पर देखा जाए तो सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है, सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है।
लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यपाल जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 330 और 332 में। यह प्रावधान 10 वर्ष के लिए किया गया जाता रहा है और वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब आता है लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता के बारे में कि वह भारत का नागरिक होगा, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा या इससे अधिक होगा, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया नहीं होगा, तो यह अनिवार्य योग्यता है। अब आता है कि लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल के बारे में, जो कि 5 वर्ष का होता है और लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में कहा गया। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है, जिसमें 1970, 1977, 1989, 1984, नवंबर 1989, मार्च 1991, दिसंबर 1997 और अप्रैल 1999 में ये चीज़ें हुई हैं। और आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है और जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। और 1976 में ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए का बढ़ाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, जिसमें लोकसभा की 2 बैठकें 6 माह से अधिक के अंतराल में नहीं होना चाहिए। और जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणापूर्ति सदन की सदस्यों की कुल संख्या 10वां भाग होगी, जो कि अनुच्छेद 100 का क्लॉज 3 के अंतर्गत आती है। और यदि सदन के अधिवेशन में किसी सदस्य की गणापूर्ति नहीं होती है, तो सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणापूर्ति नहीं हो। अब इसमें आता है कि यह लोकसभा की गणापूर्ति या कोरम का कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है, जिसमें आपके 55 सदस्य होते हैं। अब जान लेते हैं इनमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में कि इसमें राज्य और उनके सदस्यों की संख्या, जिसमें उत्तर प्रदेश से 80, महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39, मध्य प्रदेश से 29, कर्नाटक से 28, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से 25, उड़ीसा से 21, केरल से 20, तेलंगाना से 17, झारखंड से आती हैं आपकी 14, असम से 14, पंजाब से 13, छत्तीसगढ़ से 11, हरियाणा से 10, उत्तराखंड से 5, हिमाचल प्रदेश से 4, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा से आपकी 2-2 आएंगी और सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में 1-1 होंगे। फिर आता है संघीय राज्य क्षेत्र, जिसमें दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1, पुदुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा एवं नागर हवेली से 2, अंडमान निकोबार से 1 और लक्षद्वीप से 1 होगी। तो इस तरीके से लोकसभा में जो सीटों की संख्या है इस तरीके से निर्धारित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद में संयुक्त अधिवेशन की इस व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जाता है। पहली स्थिति आती है कि वह विधेयक के एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब और दूसरे सदन द्वारा विधेयक अधिकार अस्वीकार कर दिया जाता है और विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों और दोनों सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गए हों। दोनों संयुक्त बैठक की अधिवेशित होने के लिए आहूत करने और अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन के बीच में हो जाने पर अनुच्छेद 108 के क्लॉज 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। और अनुच्छेद 108 के द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को सामान्य विधायन तक सीमित नहीं होती और इसमें धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकती है, जो कि अनुच्छेद 118 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अनुच्छेद 118 के क्लॉज 4 के अंतर्गत की गई है। और संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन के उपाध्यक्ष यदि वह अनुपस्थित है तो वह राज्यसभा का या उपसभापति, या यदि वह अनुपस्थित है तो यह ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन होगा तो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा
जाएगा और संयुक्त बैठक में कोई भी विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों की उपस्थित और मत देने के सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है और संसद में लंबित विधेयक के सदनों के सत्रावसान के कारण इसे व्यपगत नहीं होता है, जो कि अनुच्छेद 107 के क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा गया। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है वह लोकसभा में विघटन पर व्यपगत नहीं होता है, और कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा में लंबित है और अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। तो इस स्थिति में होती है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है और धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किए जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत रहती है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अब आता है लोकसभा के पदाधिकारी में, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा को पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में ये शपथ लेते हैं। 14 दिन पूर्व सूचना के देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है और इसके अंतर्गत लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा में पहली बैठक के होने तक रिक्त नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई सदस्य पीठासीन व्यक्ति होता है और इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। अब आता है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार के बारे में। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। इसमें व्यय विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना, विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार, संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना, कोई विधेयक में निर्णय लेना, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रगति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती और लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान प्रस्तुतीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। न्यूनतम 55 संसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल का दावा कर सकता है और इसमें प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहता है और प्रत्येक लोकसभा अध्यक्ष जिनके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनाम रहे थे। अब इसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो पहले गणेश वासुदेव मावलंकर एम अनंत शंकर आयंगर रहे, दूसरे में एम अनंत आयंगर, तीसरे में हुकुम सिंह, चौथे में नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सेंढिल्लो, पाँचवें गुरुदयाल सेंढिल्लो, बलराम भगत, छठी में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, सातवें में बलराम झाकड़, आठवीं में बलराम झाकड़, नौवीं में रवि राय, 10वीं में शिवराज बी पाटिल, 11वीं में पीए संगमा, 12वीं में जीएमसी बालयोगी, 13वीं में जीएमसी बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी, 14वीं में सोमनाथ चटर्जी, 15वीं में मीरा कुमार, 16वीं में सुमित्रा महाजन और 17वीं में ओम बिरला रहे और अभी 18वीं में जो भी बनेंगे उनके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। अब आता है संसद और संसद सदस्यों से संबंधित विशेष बातें कि सभापति या अध्यक्ष के या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और उसका प्रयोग करेगा, जो कि अनुच्छेद 100 के क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है।
संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी, और यदि यह बाद में पता चलता है तो कोई व्यक्ति जैसा करने का हकदार नहीं होगा, वह कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है और उसने मत दिया है और अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कार्यवाही में विधिमान्य होगा। अब वो जो कि अनुच्छेद 100 के क्लॉज 2 के अंतर्गत है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है और बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। और स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना और स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे लाया जाता है। और किसी भी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। और एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है, और यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में उपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और संसद सदस्यों की संसद में बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन बाद की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है, और गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है और आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई, और यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, मतदान करता है, तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो वह प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंडित रूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है, और संसद द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के क्लॉज 3 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 20 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वह 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष और उस ग्रुप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो वह मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो कि अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 के अंतर्गत दिया गया। अब आता है भारत के महान्यायवादी के बारे में, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है, जिसे सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, और वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके पश्चात पर्यंत भी पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होती हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, और महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किए जाते हों। अब साथ ही साथ राज्य के महाधिवक्ता के बारे में भी देख लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, जो कि राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो और वह अपने पद पर राज्यपाल के पश्चात पर्यंत बना रहता हो। महाधिवक्ता के कार्य में आता है कि वह राज्य सरकार के संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के लिए उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल या दोनों सदनों या संबंधित समिति या उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है कि बिना मताधिकार बोलने भाग लेने का अधिकार। और महाधिवक्ता को वे सभी विशेष अधिकार और भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अब आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में, जो कि अनुच्छेद 148 से 151 तक आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसे पद से संसद के दोनों सदनों में समावेदन पर पद से हटाया जा सकता है, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि के पद ग्रहण करने की तिथि 6 वर्ष होगी, लेकिन इससे पूर्व 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और भारत तथा प्रत्येक राज्य या प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए व्यय विधि
के अधीन ही हुए हैं, इस बात की संपरीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल पर के निवेदन से किसी अन्य प्राधिकरण की लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे कि स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिससे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिससे वह उसके राज्य के विधानमंडल में रखवाएगा। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें पहला विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा, लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट होता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट पर संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखता है और इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इनके निष्कर्षों में संसद को अवगत कराती है। नियंत्रक एवं भारत लेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक और के रूप में कार्य करते हैं। अब आती है भारत की संचित निधि। इस वाले टॉपिक से आगे कंटिन्यू जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।